देखिए, आज हम पाठ पढ़ेंगे चार्ली चैपलिन यानी हम सब विष्णु खरे। जो चार्ली चैपलिन यानी हम सब विष्णु खरे के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1940 में मध्य प्रदेश में हुआ। चार्ली चैपलिन पाठ के माध्यम से विष्णु खरे चार्ली चैपलिन के जीवन के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार संघर्षों का सामना करते हुए कभी भी हार नहीं मानी और कठिनाइयों को दुत्कारते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए। उनकी फिल्में जो है मूक फिल्में हैं, उन्होंने फिल्म में जो क्या है कार्य किया है वो मूक भूमिका में किया है। उनकी फिल्में जो क्या है लोकतांत्रिक कला को जो क्या है मजबूत बनाती हैं। लोकतांत्रिक कला को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था को तोड़ा ताकि हर वर्ग का व्यक्ति जो क्या उनकी फिल्मों को देख सकता है। और उनका सानिध्य यानी उसकी निकटता जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भी चाही है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति में श्रीदेवी, राज कपूर जैसे व्यक्तियों ने भी उनका अनुकरण करना चाहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि चार्ली चैपलिन एक विदेशी होकर के भी भारतीयों के मन में बसे हुए हैं, यानी भारतीयों ने भी उनका अनुकरण करना चाहा है। इस पाठ के माध्यम से विष्णु खरे हमें संदेश देते हैं कि चार्ली की तरह जीवन में हमें संघर्षों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक श्रेष्ठ पद के पर पहुंचने के बाद भी हमें उसके बारे में गर्व नहीं करना चाहिए। दूसरा, गरीबों के लिए भी हमें जो क्या है सहायता करनी चाहिए या उनको भी कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। इस पाठ के अंतर्गत विष्णु खरे कहते हैं कि महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की जन्मशती मनाई गई। इस वर्ष उनकी फिल्म मेकिंग ए लिविंग के भी 75 वर्ष पूरे होते हैं। इतने लंबे समय से चार्ली दुनिया को मुग्ध कर रहा है। आज इसका प्रसार विकासशील देशों में भी हो रहा है। चार्ली की अनेक फिल्में या इस्तेमाल नहीं की गई रीलें भी मिली हैं जो अभी तक दर्शकों तक नहीं पहुंची है। लेखक कहना चाहता कि बहुत सारी चैपलिन की ऐसी फिल्में हैं जो अभी तक दिखाई नहीं गई है या उनका प्रयोग नहीं किया गया। उनकी रीलें हमें बहुत सारी मात्रा में मिली है। इस तरह से चार्ली पर अगले 50 वर्षों तक काफी कुछ कहने की गुंजाइश है। यानी उसकी मेकिंग ए लिविंग फिल्म के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अगले 50 वर्षों तक भी हम उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। चार्ली की फिल्में भावना पर आधारित है, बुद्धि पर नहीं। बड़ी स्पष्ट बात है कि भावना जो क्या है हृदय से जुड़ी हुई होती है और बुद्धि जो क्या है दिमाग से जुड़ी हुई होती है। तो भावनाएं इंसान की हमेशा कोमल भी हो सकती हैं और कठोर भी, लेकिन बुद्धि हमेशा शुष्क होती है, उसमें भावना का कोई भी योगदान नहीं होता है। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैरागिरी, द रोमन सील, लास्ट ईयर ना, मारियन बार्ड, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्मों का आम आदमी से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक एक जैसा रस आस्वादन करते हैं। उन्होंने न सिर्फ कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। यानी सभी के लिए इन्होंने समान रूप से कार्य किया, चाहे एक उद्योगपति हो, चाहे एक वैज्ञानिक हो, चाहे एक गरीब हो। चैपलिन की फिल्में ये दर्शाती हैं कि हर व्यक्ति में त्रुटि है, यानी हर इंसान कुछ ना कुछ रूप से गलत है। चैपलिन परित्यक्ता अभिनेत्री के पुत्र थे। परित्यक्ता वह होती है जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। उन्होंने भयानक गरीबी और मां के पागलपन से संघर्ष किया तथा पूंजीपति व सामंतों से अपमानित हुए, यानी उनको बार बार अपमान होना पड़ा जीवन में। इनकी नानी खाना बदोश थी और पिता यहूदी वंशी थे, यानी पिता यहूदियों के वंश से जुड़े हुए थे और नानी खाना बदोश थी। खाना बदोश जो घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करने वाले हैं। इन सब ने चैपलिन को घुमंतु चरित्र बना दिया। वे कभी मध्यवर्गीय, बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। चार्ली की कला को देखकर फिल्म समीक्षकों तथा फिल्म कला के विद्वानों ने माना कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, यानी सिद्धांत से कोई भी कला जन्म नहीं लेती। कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। देश काल की सीमाओं को लांघते हुए चार्ली सब अपना लगते हैं। दर्शक ने उनके किरदार में कभी स्वयं को देखता तो कभी अपने परिचित को। चार्ली ने भावना को चुना, इसके दो कारण थे। बचपन में जब वे बीमार थे तो उनकी मां ने उन्हें बाइबल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया। ईसा के सूली पर चढ़ने के परिणाम तक आते आते मां और चार्ली दोनों रोने लगे। इस प्रसंग में उन्होंने स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ाया। चार्ली को जब उसकी मां ने ईसा मसीह का जीवन पढ़ करके सुनाया तो उस कहानी ने उसके जीवन को बिल्कुल ही बदल दिया। दूसरी घटना ने चार्ली के जीवन को बहुत प्रभावित किया। उन दिनों तक बालक चार्ली ऐसे घरों में
रहता था जिसके पास कसाई खाना था, वहां प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए लाए जाते थे। एक बार एक भेड़ किस तरह भाग निकली, उसको पकड़ने वाले कई बार गिरे व फिसले तथा दर्शकों को के ठाके लगे। जब वह भेड़ पकड़ी गई तो चार्ली उसके अंत को सोचकर अपनी माँ के पास रोते हुए गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया कि इस घटना से उन्हें करुणा व हास्य तत्वों के सामंजस्य का ज्ञान हुआ। भारतीय कला व सौंदर्य शास्त्र का संबंध रस से है, यानी भारतीय कला में जो क्या है, भरत मुनि ने रसों की संख्या 9 मानी है। सभी रस जो क्या है मनुष्य में ये सथाई भाव से रहते हैं और वो रस जो क्या है मनुष्य से किसी ना किसी रूप में जुड़े रहते हैं। परंतु करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता, यानी रोते हुए व्यक्ति एकदम से हंसने लग जाए, यह भारतीय परंपरा में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। हमारे यहाँ से सिर्फ दूसरों पर है तथा वह पर संताप यानी दूसरों के दुख से पीड़ित है, प्रेरित है। करुणा अच्छे मनुष्यों तथा कभी कभी दुष्टों के लिए है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कम नजर आती है। भारत में चार्ली को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, यानी इसके बारे में हम कभी भी कुछ नहीं कह सकते। इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को यानी उसके तथ्य को इस तरह स्वीकार किया जैसे बत्तख पानी को, यानी बत्तख का जीवन जो क्या है पानी के बिना अधूरा है, उसी प्रकार से भारतीय जनता ने इसकी कला को वैसे ही अपनाया है। या किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार चार्ली कह दिया जाता है। यहाँ हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है, यानी दूसरों को हंसाने वाला समझता है। मनुष्य श्रम या नीति का विदूषक कलाम जोकर या साइडकिक नहीं है। महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था। पुट का मतलब संबंध था। गांधी व नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा। सानिध्य का मतलब उनकी निकटता चाही। चार्ली के इस भारतीय सौंदर्य शास्त्र की व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने आवारा व श्री 420 फिल्में बनाई। से पहले फिल्मी चार्ली के इस भारतीय सौंदर्य शास्त्र में हंसने या नायकों के क्षण अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। राज कपूर के बाद दिलीप कपूर, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी आदि ने चैपलिन जैसे किरदार निभाए। चार्ली की फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, उनमें मानवीय स्वरूप अधिक है और सार्वभौमिकता सर्वाधिक है, यानी उनमें ये सब मानवता से भरे हुए गुण सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। चार्ली सदैव चिर युवा यानी लंबे समय तक युवा दिखाई देते हैं तथा वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते, यानी हर संस्कृति उसको अपनाने के लिए तैयार है, कोई भी उसको विदेशी मान करके नहीं स्वीकारती। चार्ली में सबको अपना स्वरूप दिखाई देता है, इस प्रकार उनमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है। भारत में होली के त्योहार को छोड़कर शवों पर अपने हंसने या शव को जानते बुझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। नगरीय लोग तो अपने पर हंसने की सोच भी नहीं सकते, यानी वो अपने जीवन में इतने उलझे हुए हैं कि कभी भी उनको अपने ऊपर हंसने का मौका ही नहीं मिलता। चार्ली शवों पर जब हंसता है तब वह शवों को गौरव यानी शवों को श्रेष्ठ और पागलपन आत्मविश्वास से युक्त सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली व श्रेष्ठ दिखलाता है। उसका रोमांस पंक्चर हो जाता है, यानी शवों को असफल समझता है। मानतम क्षणों में भी वह अपमानित होना जानता है। उसके पात्र लाचार देखते हुए भी विजयी बन जाते हैं। तो लेखक का कहना है कि हमें भी चार्ली की तरह होना चाहिए, कभी भी जो क्या है गर्व में पागल नहीं होना चाहिए, उसके जैसा जीवन अपनाना चाहिए जो करोड़ों की संपत्ति अपना करके भी अपने जीवन मूल्यों को